सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। फवाद चौधरी साहब, जैसा कि उनसे उम्मीद थी, बाज न आए। बिस्तर अलालत पर पड़े कॉमेडी किंग, शहंशाह ज़राफ़त जिन्हें कहा जाए तो गलत ना होगा, उमर शरीफ साहब जो शिफा के मुंतज़िर थे, उनके सराने जादम के। अल्लाह ताला उमर शरीफ साहब के हाल पर रहम करे, परवरदिगार आलम उन्हें शिफाए कामिला अजिला नसीब फरमाए। लेकिन फवाद चौधरी साहब को भी ज़रा ख्याल करना चाहिए था। वो अहले खाना जो शिफा के मुंतज़िर उमर शरीफ साहब के लिए शिफा के मुंतज़िर थे, एयर एम्बुलेंस की इजाज़त के मुंतज़िर थे, वीज़े के इंतज़ामात के लिए हुकूमती फैसिलिटेशन के मुंतज़िर थे, शूमी किस्मत एयर एम्बुलेंस की जगह उड़ान भरते हुए, परवाज़ करते हुए हज़रत फवाद चौधरी साहब वहाँ नाजिल हो गए। अच्छा, फवाद चौधरी साहब को खुद, जैसा कि मैंने कहा, ख्याल करना चाहिए। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो अगर किसी ज़मीन पे कदम रख दें तो वहाँ फसल नहीं उगती। इंसानों पर जहनी किस्म के तशद्दुद के लिए फवाद चौधरी साहब बेचारे पहले ही मशहूर हैं। अजीब किस्म के बयानात, उनकी अजीब व गरीब किस्म की हरकत जो किसी तौर भी सियासी तो बहरहाल नहीं कहलाई सकती, वो उनकी पहचान है। पल पल बदलती उनकी सियासी वफादारियाँ, कभी यहाँ और कभी वहाँ। कभी बिलावल साहब के लिए अच्छे अच्छे कलिमात कहते हैं, कभी गिलानी साहब के लिए, जैसा मैंने पिछली एपिसोड में भी आपको बताया था, गिलानी साहब को उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। उसके बाद में गिलानी साहब ने उनको खूब नवाजा। काफ लीग में भी रह चुके हैं, जल मुशर्रफ की आंखों के नैन तारे थे, वहाँ से फिर गिलानी साहब ने उनको गोद लिया। उसके बाद फिर वो आसिफ अली जरदारी साहब को काफ़ी अरसे प्यारे रहे। फिर जैसे ही उन्होंने अपनी रोज़ियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सीधी कर ली, अब उनको इमरान खान साहब इंटेलेक्चुअल नज़र आते हैं। 55 रुपए वाले हेलीकॉप्टर की इजाद के जरिए इन्होंने जो अपनी दिहाड़ी लगाई, तो अल्लाह की पनाह, बार बार इनकी विकेट ली जाती है और बार बार ये अपनी विकेट देते हैं, हिट विकेट होते हैं। दूसरी मरतबा इनको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगाया है और हर मरतबा ये मीडिया के गले पर कोई ना कोई अजाब लेकर के आते हैं। इस मरतबा भी मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल इनकी हसरत है कि लेकर के आएँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इनकी जिस तरह से दीगर हसरतें पूरी नहीं हुई, उसी तरह से ये भी अधूरी ही रह जाएगी। सोचना हमें हज़रत उमर शरीफ साहब का है। उमर शरीफ साहब पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, उनकी अहलिया, उनके अहल खाना जो उमर शरीफ साहब को एक मरतबा फिर से एहतियाब देखने की मुतमन्नी है, उनके सराने अगर आप फवाद चौधरी साहब या तब्दीली वाले जो गुलकार, जिनको उनकी गुलकारी का सिला गवर्नर बना करके दिया है इमरान इस्माइल, उनको ले जा करके आपने उमर शरीफ साहब के सराने खड़ा कर दिया। अल्लाह ताला रहम करे। सरकार जो है वो मेडिकल बोर्ड बना करके चील उड़ी खेलने में मशगूल है। अभी तक कोई एक खबर भी नहीं आई है कि उमर शरीफ साहब कब परवाज़ कर रहे हैं। इंदिया दिया जा रहा है कि गालिबन कल या परसों। अभी उन्होंने मेडिकल बोर्ड बनाया है, मेडिकल बोर्ड टॉस करेगा, उसके बाद फिर सारे मामलात होंगे। अब उमर शरीफ साहब जाने, बीमारी जाने और मेडिकल बोर्ड जाने, फवाद चौधरी साहब का विजिट तो बहरहाल हो गया। अब आते हैं अपने असली मुद्दे की जानिब। फवाद चौधरी साहब को आउट कर दें भाई, बहुत देर तक इनको देखना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। फवाद चौधरी साहब को बाहर कर, ये होंगे वजीर। अब आ जाएं अली जैदी साहब पे आ जाएं। अली जैदी साहब जो हैं मर्द मुजाहिद बन करके सामने आए हैं। ये देखिए, दुनिया के इंतहाई अजीब से इंसान, ये इनको नहीं कह रहा भाई, वो जिनको इमरान खान साहब काला बंदर कह चुके हैं, मैं खुद नहीं कह रहा, इमरान खान साहब ऑन एयर कह चुके हैं, बाबर गौरी। बहरहाल अली जैदी को एक मरतबा फिर मीडिया कवरेज का शौक हुआ है। मौसूफ पानी से भरी पिस्तौल लेकर के और टिशुम टिशुम करते हुए अल जिहाद की सदाएं लगाते बाहर आ गए। उनको मेरा ख्याल है किसी ने बताया नहीं था। उनके अगर कुछ चमचे चेली चपाटे होते, वही उनको बताते कि सर ये पिस्तौल पानी से भरी हुई है, तो भी कम अज़ कम इस लेवल का भंड तो वो ना सरजद होता उनसे। उनकी इस कोशिश पर, जिसकी जानिब मैं आने वाला हूँ, अवाम ने बहरहाल नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया है। अली जैदी साहब ने एक मरतबा फिर पुराने कट्टे खोलने की कोशिश की है। मोहतरमा ज़ोहरा शाहिद के कातिलों की जानिब निशानदेही की है। मोहतरमा ज़ोहरा शाहिद वो थी जो MQM की उरूज के दौर में MQM की गज़ व गज़ब का
निशाना बनी थी, उनकी विकेट ली गई थी, उनको कत्ल किया गया था। एक मरतबा फिर अपने तौर पर सनसनी पैदा करने की नाकाम कोशिश करते हुए हजरत नाकाम वजीर अली जैदी साहब ने मीडिया को दिहाड़ियां देने की कोशिश की है। उन्होंने फरमाया कि जोहरा शाहिद के कत्ल में MQM मुलव्विस। जैदी साहब, MQM को भी पता है, उस MQM को भी पता है जिसकी गर्दन पे पैर रख करके और आप नफीस लोग उनको बताते फिर रहे हैं, उनको भी अच्छी तरह पता है। कोई इसमें अनहोनी बात आपने नहीं की। उन्होंने फरमाया कि कत्ल जो है वो KPT के 2 मुलाजमीन ने किया है। तो हुजूर आप क्या झक मार रहे हैं, मतलब फिर आप क्या कर रहे हैं? अगर KPT के मुलाजमीन ने यह काम किया था तो आपको वजारत के इतने दिन इंजॉय हो गए, करते करते हो गए, अब आपको ख्याल आया। वजीर आजम साहब को 3 साल हो गए वजारत उज़्मा के मजे लूटते हुए, अब तक कुछ ना कर पाए। अब भी आप हमसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जैसे इमरान खान साहब आते हैं हमें बताते हैं कि बहुत महंगाई है, बड़े मामलात हैं, माफियाज हैं। भाई तो कुछ करो ना यार, हमसे क्या सीना पीट रहे हो? लेकिन वजीर आजम को यह किसी ने नहीं बताया कि आपको कुछ करना भी होगा। वजीर आजम का पीछा छोड़ते हुए अली जैदी के पीछे लगते हैं। अमेरिका में मुकीम बाबर गौरी भर्ती के जिम्मेदार हैं, यह फरमाना है अली जैदी का। अच्छा, अब अली जैदी के लिए कुछ खबरें हैं मेरे पास। आप बाकायदा वजीर हैं और मैं वही हूं जिसकी बहादुरी के चर्चे आप पहले फरमाया करते थे। जो पिछले चैनल में आपका मुझे टेलीफोन आया था, आप इमरान खान से मेरी बात करवा रहे थे, आपको याद होगा। आप बता रहे थे कि कराची में एक ही मां ने एक शेर जना है जो मैं हूं। यह उस वक्त की बात है जब आप मिनिस्टर नहीं थे और 500 साल तक आपके मिनिस्टर तो क्या, मिनिस्टर का PA बनने का भी कोई चांस नहीं था। यह उस वक्त की बात है जब मैं MQM से फुटबॉल खेल रहा था डेली बेसिस पर। जी हां, उन्हीं दिनों ये सारे काम मैं आपसे बता चुका हूं, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। बहुत सारी चीजें आप इस वक्त भी अपनी कुर्सी तले रख करके बैठे हैं, उनके ऊपर आपको पड़ी धूल नजर नहीं आ रही। आप हमसे पुरानी इंफॉर्मेशन शेयर करते चले जा रहे हैं। जनाब मन, मैं अकेला आदमी यहां से बैठ करके बाबर गौरी जिस जगह ठहरा है, जिस जगह बाबर गौरी रोज रात को वो नाइट पार्टीज मुनक्किद करता है, मैं यहां पे कराची में एक मुज़ाफ़ाती इलाके के एक 120 गज के घर में बैठ करके उस जगह तक पहुंच चुका हूं। वहां पे एक फर्द से मेरा राब्ता भी हुआ। सिर्फ बात यहां पे आकर के ठंडी हो गई कि वो आदमी वीडियो बनाते हुए और अपनी जान के खौफ में मुब्तला था, तो इसलिए मैंने उसको जहमत नहीं दी। आप बाकायदा वजीर हैं, आपके आसपास एजेंसियां हैं, आपके आसपास बहुत कुछ है, और आप बैठ करके हमसे ये सब हवाई फायरिंग करने के काम आ रहे हैं। ये बात तो मुझे भी पता है कि अली वहां पे बाबर गौरी क्या कुछ कर रहा है। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि बाबर गौरी और बाबर गौरी के पालनहार यहां से क्या कुछ करके भागे हैं। आपको नहीं पता? दिखाना भाई जरा वो MQM अपने तौर पर पाकिस्तान के रूह रवां की एक वीडियो। ये है इनका असल। MQM को आप MQM नाइजीरिया कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, उसके साथ पाकिस्तान का टंटा लगा दें। MQM हमेशा MQM ही रहेगी। तुम न सुधरे हो न सुधरोगे सनम। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पे शेयर हो चुकी है, बहुत सारी जगहों पे इसका नोटिस लिया जा चुका है। फॉर्मली आज इस बात से मैं पर्दा उठा रहा हूं। ये हजरत जिन्होंने एक मरतबा फिर कराची में वही खौफ की फिजा फैलाने की तरफ इशारा किया है, इनको एक मरतबा फिर कराची को बंद करवाना है। इनको एक मरतबा फिर, ये वही हजरत हैं जिन्होंने बैठ करके अल्ताफ हुसैन से वो तकरीर करवा दी जिसकी बिना पे अल्ताफ हुसैन की दिहाड़ी मारी गई। मैं 500 दफा इनके बारे में बात कर चुका हूं, इनसे मेरा जाती कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस तकरीर को भाई अब हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद कहने को दिल नहीं करता, और इस तकरीर को कि एक मरतबा फिर आपको कराची बंद करवाने की हसरत आपके दिल में अंगड़ाई ले रही है। इन दोनों तकारीर को एक साथ रख करके आपको देखना पड़ेगा। वो सो कॉल्ड कराची ऑपरेशन जिसकी कामयाबी पर आप फूले नहीं समाते, और अब कराची भी नहीं वही है, कराची ऑपरेशन का नाम और निशान नहीं है। अली जैदी को जो कि बाकायदा फुल मिनिस्टर हैं, अगर अपनी इन सब मुशगाफियों से टाइम मिल जाए तो जरा देखें कि बाबर गौरी के ऊपर वाले, बाबर गौरी के नीचे वाले, MQM पाकिस्तान को चलाने वाले क्या कुछ यहां करते फिर रहे हैं। आप होंगे मिनिस्टर, आप बैठ करके लोगों से बता रहे हैं कि क्लिफ्टन में धंसे जहाज को निकलवाना आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं पहले कह चुका था, इमरान खान के सामने बैठ करके आपने कहा था कि वो जो जहाज गडानी पे आके फंसा था मुजरे सेहत केमिकल से लदा, उसका खतरनाक तरीन मादा आपने 1 हफ्ते के दौरान वादा किया था कि रिपोर्ट आएगी। 1 महीने के बाद जब मैंने प्रोग्राम किया तो उसमें से आधा मटीरियल जहाज से अनलोड करके और बेच दिया गया। आप बहैसियत वजीर इसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे?
आपके घर की दहलीज पे कोई खाकी लिफाफा दे करके चला जाता है और उस पर आप JIT का मुतालबा फरमा देते हैं। टेलीविजन पे प्रोग्राम कर रहा हूं ऑन एयर, बताइए, आइए मुझसे बात कीजिए, मैं आपको बताता हूं कहां कहां क्या क्या चीजें करने की अभी हैं। मिनिस्टर तो बहुत सारे लोग हैं, इख्तियार और इख्तिदार दो अलग अलग चीजें हैं। अगली तरफ आ जाओ भाई, पार्ट 3 फतवा है जनाब वाला, तब्दीली सरकार बदस्तूर बहरानों की जद में आ चुकी है। मीडिया अथॉरिटी बिल जो हजरत अल्लामा मौलाना फवाद चौधरी साहब का एक ख्वाब है, जिसे इंशाअल्लाह तकमील का मुंह देखना नसीब ना होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर भी रफड़ पड़ गया है। फाफन ने भी, जो कि इंतखाबात को मॉनिटर करने वाली एक बॉडी है, उसने भी आज खतरे की घंटी बजा दी है। दोनों मामलात पर वजीर आजम पाकिस्तान हनूज खामोश हैं। बनी गाला हो या कसरे वजीर आजम, दोनों तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती। फाफन ने फरमाया कि सियासी फैसले सियासी जमातों की जिम्मेदारी है, अपनी हरकतों के लिए, सियासी फैसलों के लिए इलेक्शन कमीशन को, उसके कंधे को यूज़ करना मुज़िर है और इत्तफाक़ राय का मुतालबा किया है। फाफन ने बताया गया है कि इत्तफाक़ राय के बगैर इलेक्शन एक्ट में तरमीम मुज़िर है। अगर ऐसा किया गया तो इंतखाबात की हैसियत मशकूक होने का अंदेशा है। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर अपने मेहमानों की हसरत दिल में लिए मेहमानों की तरफ जाऊंगा। भाईजान, मेहमानों का नाम लिखा है आपने? अब याद आया जी। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा लाहौर में नाजिल हो चुकी हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुमैल हैदर शाह साहब, मेरा ख्याल है कि अनकरीब पहुंचा ही चाहते हैं। मैं सही कह रहा हूं भाई, या ऐसी कुछ? मोहतरमा उज़्मा कारदार साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है नूरुल आरिफीन। गुड हो गया मैडम। हालांकि इक़्तिदार में आने के बाद आवाज़ तो नहीं आती है, लेकिन बहरहाल आपके साथ अल्लाह ने कोई यकीनन अच्छे मामलात किए हैं। मैडम, पूछना ये चाह रहा था मैं कि अली ज़ैदी साहब एक मरतबा फिर मीडिया कवरेज की हसरत ने इनसे कुछ भंड करवाया है। इनको किसी ने बताया नहीं कि जो बातें ये कर रहे हैं, ये बात तो जुबान ज़द-ए-आम है, ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है, न सिर्फ कराची का बल्कि पाकिस्तान का। ये सब जो बातें कर रहे हैं कि जोहरा शाहिद का कत्ल MQM ने करवाया, ये बात तो खुद जोहरा शाहिद को भी पता थी, ये बात अली ज़ैदी को भी पता है, ये बात इमरान खान को भी पता है। लेकिन जब वही रिदाए मसलहत तोड़ करके और खामोशी से चुप करके, जिसको कहते हैं दिहाड़ी लगा रहे हैं, तो फिर अली ज़ैदी साहब को क्या ज़रूरत थी ग्रे एरिया में जा करके और स्विमिंग करने की? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया नूरुल आरिफीन। और देखें, जोहरा जो थी वो बहुत हमारी एक प्यारी कारकुन थी। हमें दिली सदमा हुआ था जब वो इस दुनिया से गई थी। अब मुझे नहीं मालूम कि दोबारा इस बात का तज़किरा क्यों किया है अली ज़ैदी साहब ने, ये तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं, क्योंकि कोई मौका महल तो नहीं है ये कि दोबारा ये चीज़ जो है उसको आप मीडिया पे ला के उसकी बात करें। ये तो दुख की तकलीफ़ की बात थी और सबको पता है कि क्या हुआ था, और हम सब उसका अफसोस भी हमने बहुत आज तक है। मालूम नहीं, ये तो आप अली ज़ैदी साहब से पूछ सकते हैं कि क्यों उन्होंने इस बात का तज़किरा दोबारा किया। खामोशी से सिर्फ व्हाट्सएप भेजते हैं, इस पे प्रोग्राम कर लो, वो GIT पे प्रोग्राम कर लो, वो उदैर बलोच पे प्रोग्राम कर लो। अब मैं इस तरह से अगर प्रोग्राम करता तो मैं मुजाफाती इलाके में 120 गज के मकान में तो ना होता, फिर मैं भी होता, फिर जा करके मैं सेट से उठ के आता, व्हाट्सएप पे कोई अच्छी सी वीडियो डाल देता, अपने स्टेटस पे कोई अच्छी सी वीडियो डाल देता, और उसके बाद कभी क्रिकेट की ट्रांसमिशन कर रहा होता, कभी गाने गा रहा होता, कभी अफवाज पाकिस्तान की मिदत बिला वजह में। हालांकि मुझसे बड़ा फौजी कौन है? लेकिन अब मुझे एक बात बताइए ना, अली ज़ैदी साहब से मैं पूछूं तो कैसे? वो मेरे हत्थे ही नहीं चढ़ रहे, तो जाहिर है कि फिर मुझे आपका कंधा इस्तेमाल करना है। अब देखें नूरुल आरिफीन, जो आपने पूरी अपनी बैकग्राउंड अभी बताया है, इसका मतलब है कि आप अली ज़ैदी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरह जानता है, और पीछे आप लोग इलेक्शन से पहले भी जब वो वज़ीर नहीं थे, आपका बहुत आपस में राब्ता था एक दूसरे से। तो अब आप मुझे ये बताएं कि मैं अब आपको क्या कह सकती हूँ। मुझे तो कराची के जो ज़्यादा हालात है, जो जितना हमें पता है, हमें तो यही पता है कि हमें बड़ा अफसोस था, और अगर
अली जैदी साहब ने बात करनी थी हमारी कारकुन हमारी जो जहरा है, तो ठीक है उनके लिए एक ट्वीट कर देते और उनकी याद जाहिर है ट्वीट पे आजकल तो कारोबार सल्तनत ट्वीट पे चलता है, मईशत के मामलात हो या कुछ हो। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, बड़ी साफ सुथरी। सर जज़ाकुमुल्लाह खैर। सर ये पूछना था कि ये बेवक्त की जो रागनी गुनगुनाने की नाकाम कोशिश फरमाई है अली जैदी साहब ने, जोहरा शाहिद के कत्ल में MQM मुलव्विस है, सर ये बात सुनकर के आपको भी कोई धचका लगा या आप मतलब बिल्कुल नॉर्मल थे मेरी तरह? आपको इस बात से कोई सदमा नहीं पहुंचा? बाबर गौरी की इसमें इन्वॉल्वमेंट, उन लोगों का MQM से ताल्लुक साबित होना, इसमें कौन सी चीज़ ऐसी थी कि जिसने अली जैदी को आपके ख्याल में ये नो एंट्री में आने के लिए उकसाया होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अली जैदी साहब ने जिक्र किया है, तो उन्होंने इमरान खान साहब समेत अपनी हुकूमत और तमाम इदारों की नाकामी पर एक मोहर लगा दी है। वो मुअज़्ज़ज़ खातून, बड़ी मुतहर्रिक वर्कर, जिनको इन्होंने कहा कि MQM ने शहीद किया है, अब 3 साल और 1 महीना हो गया है, इनके पास इदारे हैं, इनके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनके पास तमाम वसाइल हैं। तो असल मसला ये है कि इन्होंने उनके कातिल क्यों नहीं पकड़े और उन कातिलों को कानून के हवाले क्यों नहीं किया ताकि वो कानून के मुताबिक सजा पाते। मेरे नज़दीक इस हवाले से लापरवाही के और उस कत्ल पर गोया मिट्टी डालने के मुजरिम अली जैदी ही नहीं, तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग हैं, इमरान खान साहब से लेके नीचे तक, जिन्होंने कहा था कि MQM ने ये कत्ल करवाया है और आज तक से कुछ नहीं कर सके। राइट। कुमैल सर ये मुझे बताइएगा, जनाब मन हम बात कर रहे हैं मोहतरमा जोहरा शाहिद साहिबा के कत्ल के हवाले से, उस एक इंकशाफ की जो किसी तौर भी इंकशाफ तो नहीं है। मुझे नहीं पता आप किस हद तक सरप्राइज़ हुए हैं या नहीं हुए हैं। सर ये बाबर गौरी का नाम इस्तेमाल किया गया है, बाबर गौरी का नाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नाम क़िताल में, लैंड ग्रैबिंग में, भत्ताखोरी में, लोगों को पार्सल करने में, मतलब ये कोई ऐसी अलग बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ जिसे सुन करके आप कुर्सी से गिर जाएं, इसलिए ज़रा थोड़ा सा तामुल से सवाल को समझिएगा। सर बाबर गौरी यहाँ से सब कुछ कर करा करके और फरार हो गया, ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता कौन इसके पीछे था और क्या था। बाबर गौरी को गिरबान से पकड़ करके ले करके पाकिस्तान आना और जूते मार के जेल के पीछे भेज देना, जेल की सलाखों के पीछे, कितना मुश्किल है एक रियासत के लिए, एक हुकूमत के लिए। एक वजीर बैठ करके सिर्फ खाली खुली हवाई फायरिंग करके अपने दिल की आरजुएं पूरी करता रहता है। क्या उस वजीर का वजीर आजम या उस वजीर आजम की हुकूमत के लिए ये काम कोई बहुत मुश्किल है अगर करना चाहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सर, ये जो जोहरा आपा शाह पे जो मसला है, हमारा उनसे बहुत ज़्यादा घरेलू ताल्लुकात है उनके फैमिली के साथ, और बहुत अफसोस हुआ था। मेरा ज़ाती ताल्लुक़ उनसे बहुत बड़ा है, और जब ये हुआ था तब इनकी सारी पार्टी ने बखुद, हमारे जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने सब ने MQM पे इल्ज़ामात लगाए थे कि इन्होंने कत्ल करवाया है, बिकॉज शी वॉज़ वेरी वोकल, शी वॉज बिलोंग्स टू वेरी एजुकेटेड फैमिली, कि उन्होंने कत्ल करवाया है, वो बोल रही हैं, ये कर रही हैं। इसी तरह ये ताज्जुब हमें भी हुआ था जब इन्होंने उसी MQM को अपना पार्टनर बना दिया था, अपनी इसी हुकूमत का पार्ट। फिर उसके ये बहाने या एक्सक्यूज़ करते रहते थे कि क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन अब इस पार्टी का नहीं है, वो नहीं रहा, हेड नहीं रहा, तभी मैंने जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरे मेंबर्स हैं, उनको किया हुआ है। सेम इसी तरह जिस तरह मैंने जोहरा आपा का बताया, अली जैदी के साथ भी मेरा ज़ाती खुद का बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। तो अली जैदी साहब के अक्सर ये बयानात आते रहते हैं, इज़ वेरी डियर फ्रेंड टू मी, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से खुद ही शिकवा करते हैं, फिर उसका खुद ही जवाब लेते हैं। और या एक हमारे उर्दू में मुहावरा है या सिंधी में भी होता है कि डेढ़ शाना जो नहीं होते कि भाई वो खुद ही बनिस्बत कोई और कह दे तो मैं खुद ही कह दूं कि ये नहीं हो रहा, फला नहीं हो रहा। तो ये वही है। तो इस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, कराची की
शहद हमारे कराची की थी, हमारे सिंध की थी, पाकिस्तान की थी, उनके हस्बैंड भी एयरफोर्स में ऑफिसर हुआ करते थे, तो बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, तो उनका रायागा खून ना जाए, जो भी उसमें इन्वॉल्व हो उस पर बाकायदगी से करना चाहिए। उज़्मा कारदार साहिबा, मैडम बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, बहुत माजरत के साथ अल्फाज शायद उनका इंतखाब आपको सख्त लगे, मैं पहले ही अपोलोजाइज कर लेता हूं, लेकिन बात रोज़े रोशन की तरह आया है। इमरान खान साहब जब आंख फेरते हैं तो फिर नईम उल हक साहब का जनाजा हो या जोहरा शाहिद का कत्ल, बात तकरीबन सेम ही होती है, बात तकरीबन सेम होती है। जोहरा शाहिद का कत्ल पे अपोजिशन में तो बड़ा फुदक रहे थे, लेकिन जब अनाने इख्तिदार अपने हाथ में आ गई, जब 5 मिनट के अंदर मैं सब कुछ कर सकता हूं, तब खामोशी का ऐसा लिहाफ उड़ा है कि उससे बाहर निकलना ही नसीब नहीं हो रहा। क्या कहेंगी मैडम? देखें नूरुल आरिफीन, ये हमारे पीपल्स पार्टी के जो भाई बैठे हुए हैं, इनसे जरा पूछें। नहीं, इनसे नहीं पूछूंगा। नो 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 मैम, नो। मैं इमरान खान के हवाले से सवाल कर रहा हूं, उनसे क्या पूछूं? वो पीपल्स पार्टी से हैं, उनसे बिलावल के बारे में पूछ लूंगा, वो मेरा काम है, मैं पूछ लूंगा। आप मुझे जॉब असाइन नहीं करें, आप मुझे इमरान खान का जवाब दें पहले। नहीं, आपका सवाल नहीं, सवाल के जवाब में जवाब मिलता है मैडम। मैंने सवाल पूछा है, आपको जवाब देना है। नहीं 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 मैडम, सवाल के जवाब में जवाब होता है, सवाल के जवाब में सवाल नहीं। नहीं, मैं देखें, बात सर ये है कि 5 साल जरदारी साहब प्रेसिडेंट रहे, आज तक हमें पता नहीं चला कि बेनजीर जो थी उनको। मैडम, मैं इस बात को कोई नया रंग दे सकता हूं, क्योंकि जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, इसलिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कातिलों का पता न चलना ऑब्वियस था। इसी तरह से जब इमरान खान साहब वजीर आजम है, इसलिए जोहरा शाहिद के कातिलों से सरदनजर करना आपकी सियासी मजबूरी। ऐसा ही है, तो सवाल कर रहे हैं हमसे, जो मैं कह रहा हूं आपने सुना, तो सवाल कर रहे हैं ना। इख्तिदार की मजबूरियां भी इंसान को अंधा बहरा कर देती हैं। नाजरीन, इसी माजूरी के इज़हार के साथ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल आने का। अब मैं मजीद क्या कहूँ, वक्फा लें। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग हु वाज वेरी पुअर। सर आप भी तो एक मर्तबा वजारत और सिफारत और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है एंजॉय कर चुके हैं। सर, अगर आपके तजुर्बे को सामने रख करके आप बताएं, वजीर के हाथ में क्या कुछ होता है? सिर्फ बयान दाग करके और खामोश हो जाना, उसके बाद फिर मज़े लेना, या वाकई कोई वजीर कोई प्रोडक्टिव काम करने के उसमें काम भी आ सकता है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरे जज्बात किस तरफ मुझे ले जा रहे हैं? देखिए, वजीर हो या कोई भी बाइख्तियार आदमी, वजीर के मातहत तो कई इदारे होते हैं। मैंने जो इदारे चलाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें ये अल्लाह ताला का करम है कि सब लोगों को, कोई एक आध दो को मेरे ऐसे ही सूरत ना अच्छी लगे, वरना चाहे वो हाउस बिल्डिंग हो, चाहे वैक्यूम ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड हो, बहुत ख़राब सूरत हाल से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बेहतर कर दी है और लोग आज तक तस्लीम कर रहे हैं। इसमें कमिटमेंट चाहिए, अहलियत चाहिए, शफाफियत चाहिए और ईमानदारी चाहिए। अगर ये बातें हों तो फिर वज़ीर हो, किसी इदारे का सरबराह हो, प्राइम मिनिस्टर हो, फिर वो डिलीवर करता है। और मुझे अल्लाह ने अपने फजल करम से जो भी, चाहे मैं प्राइम मिनिस्टर का प्रेस सेक्रेटरी रहा या मैं और किसी फील्ड में रहा, मुझे अल्लाह ने कामयाब किया इन्हीं 4 बुनियादों पर, अल्हम्दुलिल्लाह। राइट सर। मोहतरमा, बल्कि मोहतरमा क्या, मोहतरमा के पहले जो है वो कुमैल हैदर शाह साहब। कुमैल हैदर शाह साहब, सर ये मुझे बताइएगा, अभी एक वीडियो हमने देखी जो मैंने कतई तौर पर घर पे तो खुद शूट नहीं की, उस वीडियो में जो मरकज़ी किरदार था उससे भी आपकी वाक़फ़ियत कम से कम इस हद तक तो होगी कि इस वक्त में उनके कहीं बयानात पढ़ने के लिए मिल जाते हैं, कहीं कोई चीज़। लेकिन ये जो वीडियो आपने देखी जिसमें एक मरतबा फिर अहद रफ्ता को आवाज़ देने की कोशिश की गई है, एक मरतबा फिर वही वक्त वापस लाने की तमन्ना का इज़हार किया गया है कि जिस वक्त एक शटअप कॉल दी जाती थी वो पूरा कराची यहाँ से वहाँ तक बंद हो जाया करता था। सर, आपके ख्याल में इस तरह की हसरत की तमन्ना भी
क्या जुर्म नहीं है? क्या वो वक्त अगर खुदा न खास्ता, हालांकि 2,00,000% ये मुमकिन ही नहीं कि वो वक्त वापस आ जाए, ये सिर्फ फप्तियाँ कसना, गली मोहल्ले में चौराहों पर लौंडे लपाड़ों में बैठ करके शगुफे छोड़ना कि आएंगे और छाएंगे, ना वो आएंगे और ना छाएंगे, ये उनको भी पता है। लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए आप तशफ़ी क़ल्ब के लिए अगर कोई जवाब इनायत करें। सर मेरे ख़्याल से तो ये ख्वाब देख रहे हैं, और ऐसी बातें खुद ही देखें, इन्होंने उसी चीज़ों को कंडेम किया है बचने के लिए। पहले आप अगर इनके शुरू के इंटरव्यूज़ देखें तो कंडेम करते थे, गलत होता था, हम जाके समझाते थे, रोते थे, भाई यूँ ना करें। अब वही बातें जब ये खुद कर रहे हैं तो खुद ही इनको अपनी उस बात पे अफसोस होना चाहिए। लोग बाशऊर हो गए हैं सर, पीपल यू नो, आप मीडिया के, आपकी मेहरबानियों से मीडिया के दोस्त, जो मीडिया ने दिखाया है, बहादुर लोग हो गए हैं, पीपल आर टेकिंग स्टैंड्स नाउ। तो ये तो ऐसी बातें हैं सिर्फ कि बस वही होगा कराची, ये कराची को आज इस हाल पहुंचाने में आप देखें क्या, किनका सबसे बड़ा हाथ है, किसका सबसे बड़ा हाथ है। आपका यहाँ से इंडस्ट्री वहाँ मूव हो गई, यहाँ से जो लोग हैं वो डर गए, सारे कराची हाइट्स ही हैं, जो सिंध के लोग हैं जो जाके वहाँ पे दूसरे सूबों में जाके बिजनेस कर रहे हैं, दुबई भर गया सारा जाके। अब वही बातें करना, दोबारा उन्हीं बातों पे आना कि भाई हम कराची बंद कर देंगे, हम वो टाइम वापस लेके आएंगे, तो ये उनको भी अफसोस होना चाहिए, उनके सुनने वालों को अफसोस होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये गलत कह रहे हैं। राइट। मैडम उस्मा कारदार साहिबा, अली जैदी साहब की कारगुजारियों का जिक्र हो रहा था। मैडम फरमा रहे थे कि क्लिफ्टन में धंसे जहाज़ को निकाल लेना बहुत बड़ी कामयाबी है, चूँकि रेलेवेंट मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है, इसलिए वो बहुत चौड़े हो रहे थे। वो ये भूल गए कि वज़ीर आज़म हाउस में बैठ करके उन्होंने बाकायदा यकीन दहानी फरमाई थी, जिस पर मैंने अपने प्रोग्राम के फतवे में कहा था कि ये जो यकीन दहानी हो रही है ये पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। वो जहाज आया था एक मुज़र सेहत केमिकल से लदा, गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पे लैंड हुआ, आकर के उसको तोड़ने के लिए काम सारा शुरू करना था। 1 महीना गुजर गया, कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो जो मुज़र सेहत केमिकल था आधा साफ हो गया उसके ऊपर से। जाहिर है ज़रूरतमंदों ने निकाल करके बेचा, उससे ठीक ठाक ज़र मुबादला, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, वो कमाया होगा रेलेवेंट मिनिस्ट्री ने भी और बहुत सारे लोगों ने भी। तो मैडम ये मुझे बताइए, उस जहाज का जिक्र नहीं किया, उसके हवाले से जो गफलत हुई थी, वो जहाज जिसको इंटरपोल ने मना कर रखा था कि ये कहीं लैंड ना करने पाए, नाजिल ना होने पाए, वो यहाँ आया और आकर के मटर गश्त करता हुआ हमारे साहिलों पे बाकायदा लद गया। अली जैदी साहब भी हम पे नाजिल हैं, ना जहाज का कुछ बिगड़ा ना अली जैदी का। अली जैदी का तो कुछ होना चाहिए था ना। देखिए नूरुल आरिफीन, मैं पीछे कराची गई थी और मैं उस साइट पे गई थी जहाँ पे जहाज़ है। ये पूरा जो साहिल का एरिया है, इस पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ज़मीन को रिक्लेम करने के लिए वहाँ पे बहुत सारा जो है वो रेत जो है वहाँ पे डिपॉजिट की। अच्छा, आप मुझे ये जहाज नहीं, आप हंसने की बात नहीं है, रिक्लेम लैंड पे जहाज फंसा हुआ है। मैडम मेरा सवाल कुछ और है। लैंड पे जहाज फंसा हुआ है। मैडम हो सकता है आसिफ अली जरदारी साहब बजाते खुद बातों में लगा करके जहाज के पायलट को और ला करके उन्होंने जहाज को वहां अड़ंगा देकर के फंसा दिया हो। इस पे एक जीआईटी भी तश्कील दे डालिए सालों की। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ वो मुझे सेहत केमिकल वाला जहाज, मुकम्मल होने दें मैडम, वो मुझे सेहत केमिकल वाले जहाज का क्या हुआ? समुद्र के पानी में जब आप रेत डालते हैं वहां पे जमीन लेके, मैं उस केमिकल से लदे जहाज की बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उस लदे जहाज के बारे में बात कर रहा हूँ। के अंदर फंसा हुआ है मैडम, मैं उस जहाज के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं आपकी कोई बात इस तरह की नहीं सुनूंगा, इसलिए कि ये मेरा सवाल नहीं है। जिस जहाज के बारे में मैं पूछ रहा हूं उसके बारे में अली जैदी ने भी नहीं कहा। आप तो कहिए, चुप शाकर रोजा तोड़िए, इस जहाज का क्रेडिट तो अली जैदी ले उड़े। इस बारे में क्या बता रही हैं आप? देखिए अली जैदी जो है वो शिपिंग के मिनिस्टर हैं, ये उनके अंडर आता है, ये उनकी जिम्मेदारी है और वो उन्होंने पूरी कोशिश की है। जाहिर है उनका पूरी मिनिस्ट्री, उनका पूरा डिपार्टमेंट जो है कराची में, वो कई खाली तो नहीं बैठे हुए ना, उनको पता है कि क्या है और किस तरह से इसको पता तो है, लेकिन मुझे भी तो कुछ पता चले ना, मुझ गरीब को वो जहाज कैसे आया, अली जैदी बेरोजगार क्यों नहीं हुए, इमरान खान साहब जो हैंडसम भी हैं, सादिक और अमीन भी हैं, इस मुल्क के मुंतखब वजीर आजम भी हैं, उनकी करिश्माती क़यादत में अली जैदी को बेरोजगार क्यों नहीं किया गया? उस जहाज के हवाले से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जरा कुछ इस पे भी तो आइए मैडम।
आसिफ अली जरदारी बातों में लगा के लाए और जहाज को फंसा दिया, ये तो मैं भी जानता हूं। जो भी मामला जहाज के साथ हुए थे उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो मैं भी बता रहा हूं, ये तो मैं पहले दिन कह चुका हूं, ये तो मैं पहले दिन कह चुका हूं, हुई कि नहीं ये पूछ रहा हूं। नहीं होनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ होनी चाहिए। अगर इतनी कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। प्रोग्राम हो रहा है मैडम, आप यकीन कीजिए, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं आता हूं। और वो इंक्वायरी के बाद इंक्वायरी पब्लिक भी होनी चाहिए। हाँ, होना तो बहुत कुछ चाहिए, होनी तो रियासत मदीना भी चाहिए, होना तो ये भी चाहिए कि वज़ीर आज़म अपनी मौजूदगी का इजहार करें, होना तो ये भी चाहिए कि मुझ जैसे किसी, आप समझ रही हैं, मतलब उनको भी कभी कभी दर्शन दे दिया करें। ये सोशल मीडिया वीलॉगर्स को बुला करके और अपनी कारकर्दगी बता करके और चंपत करवा देना, ये भी नहीं होना चाहिए। बहुत सब कुछ होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा ना। होना तो ये भी चाहिए कि जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उसको जवाब नसीब हो जाए, लेकिन नहीं मिल रहा ना मैडम। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आता हूं। आप शुरू से प्रोग्राम में एक जहाज के ऊपर अटके हुए, आपने और तो कोई बात की नहीं है, सिर्फ आप वो एक अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए मैं दूसरी बात कर लेता हूं सर, आपकी इजाजत से मैडम, मैं दूसरी बात कर लेता हूं। अब पूरी जवाब दे दीजिए, 10 रुपए इनाम है, वो सिर्फ एक जहाज में दूसरी बात करने जा रहा हूं आपकी इजाजत से। आपका ताना मुझे बहुत चुभा, बताऊंगी आपका ताना मुझे बहुत चुभा। मैं आपसे दूसरी बात करने जा रहा हूं मैडम, मैं जहाज की बात नहीं कर रहा, दूसरा सवाल करने जा रहा हूं। सीट बेल्ट बांध लीजिए, मुझे इसका जवाब दीजिए, मैं देखता हूं आप कैसे इसका जवाब दे पाती हैं। इसका जवाब तो इमरान खान नहीं दे सकते। अब सुनिए सवाल, जोहरा शाहिद का मर्डर हुआ, इमरान खान चुप, समझ में आता है इख्तिदार की मजबूरियां हैं, धंधा है, सब गंदा है जी। आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताइए, आमिर खान की ये वीडियो सामने आ गई है, आमिर खान एक मर्तबा फिर कह रहे हैं कि हमें वही उरूज चाहिए, हमें इस जवाल से बाहर निकल एक्सेट्रा, जो भी आपने देखा। मुझे ये बताइए कि इन्हीं लोगों पर आपकी हुकूमत चल रही है, ये अगर सरक गए तो आप मिनिस्टर रहेंगे, नहीं आप प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। मैडम ये बताइएगा कि अपने इन नफीस या नाम नेहाद नफीस लोगों के खिलाफ इमरान खान साहब कार्रवाई कर सकते हैं? होनी चाहिए, मुझे नहीं सुनना, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि होनी चाहिए। करने की पोजीशन में है या नहीं? बिल्कुल देखें, अब MQM जो है वो पुराना वाला अल्ताफ हुसैन वाला MQM तो है नहीं, वो लंदन वाला किस्सा जो है वो ख़त्म हो गया है। ये जो MQM है, इन्होंने बिल्कुल अलहदगी की है और पब्लिकली इन्होंने कहा है कि हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है अल्ताफ हुसैन के साथ। तब हमने इनके साथ जो है अलायंस की है नेशनल असेंबली में। ये पीपल्स पार्टी के जो बैठे हुए जो हमें पीपल्स पार्टी का जवाब आपको नहीं देने दूंगा मैडम। नो मैडम, नो नो मैडम, नूरुल हकीम सिद्दीकी कहते हैं इस गरीब को, नूरुल हकीम कहते हैं मुझे। पीपल्स पार्टी का जवाब PTI से नहीं लूंगा मैं। मैंने आपसे जो सवाल पूछा था, आप मुझे लाल गुलाबी बातें करके मुतमईन नहीं कर सकती। मैंने आपसे पूछा था, आपका प्राइम मिनिस्टर, आपकी हुकूमत इन सो कॉल्ड नफीस लोगों के खिलाफ दोबारा कोई जय्यद किस्म का, जामे किस्म का क्रैकडाउन करने की पोजीशन में है? कर सकते हैं, नहीं पूछ रहा। देखें, अगर तो जोहरा आपा के कातिल की आप बात पूछ रहे हैं तो उनकी तो बिल्कुल उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई जोहरा आपा की मग़फ़िरत भी हो गई मैडम। जोहरा आपा से आगे बढ़ते हैं, सवाल कुछ और है, लाजिम है। सवाल आमिर खान का है, जोहरा आपा का जवाब दे रहा हूं। सवाल मैं पूछ रहा हूं केमिकल से लदे हुए जहाज का, आप जो है अली जैदी की वजारत के चक्कर काट रही हैं, अल्लाह का वास्ता मैडम। नहीं देखें, आमिर खान वो बिल्कुल मैंने तो आपको पहले ही कह दिया, जो जहाज है अगर ये केमिकल से लदा हुआ था, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सवाल उसकी रिपोर्ट जहाज का जवाब आ रहा है मैडम। और फिर उस पे प्राइम मिनिस्टर को एक्शन भी लेना चाहिए। मैं करंट अफेयर एंकर बनने चला था घर से, अम्मी को मैं ये बता करके आया हूं कि मैं करंट अफेयर का प्रोग्राम करने आया हूं। ये कॉमेडी किंग का टाइटल जीतने के लिए मैं नहीं आया था। आप जुगते लगवा रही हैं मुझसे, मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि देखें, इमरान खान शफाफियत में बिलीव करते हैं और जो भी एक मुज़र असरात हो सकते हैं केमिकल्स के, वो एक बहुत सीरियस मामला है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है और होनी भी चाहिए। और वो इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बताया कि अब मेरा 2 साल का बेटा घर पे टीवी देख रहा है, ये बात उसको भी यकीन है, अल्लाह के हुक्म से मुझे यकीन है कि पता होगा। आपने नहीं देखें, हमें तो जो इन्फॉर्मेशन है अभी तक जो आपको है उसी तरह से हमारी भी इन्फॉर्मेशन है। आपकी इन्फॉर्मेशन पे कुर्बान जाते हुए यहाँ वक्त है प्रोग्राम में एक मुख्तसर से वक्फे पे इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर कुछ और सवालात हैं जिनका
पूछने की अदाकारी फरमाऊँगा मैं। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं कुमैल हैदर शाह साहब। सर, एक और मसला, फाफिन ने भी अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ठेंगा दिखा दिया है। उन्होंने कहा है कि इत्तेफाक़ राय पैदा किया जाए, मुश्तरका कोई लाएमल इख्तियार किया जाए, जो बज़ाहिर तो नामुमकिनात में से एक लग रहा है। क्या फरमाएंगे? सर देखें, आ जाएगी मैडम, इक़्तिदार में हालांकि कम आती है। भाई इधर इनकी आवाज़ बढ़ा देना। जी मैडम। जी सर। देखें सर, मैं इसका भी जवाब दूंगा। पहले मैं बड़ा ही मोदबाना अर्ज़ करूंगा हमारी बहन को, हमारी बड़ी हैं हमारी, कि ये जो बता रही हैं कि सिंध गवर्नमेंट की ज़मीनें, जो जहाज़ वाला इन्होंने मसला कहा, वो DHA की ज़मीन है, वो डिक्लेयर्ड DHA की ज़मीन है। वो सारा बीच, वो सारे, और DHA का मेरे ख्याल से, क्योंकि कराची की ये नहीं है तो इनको नहीं, DHA वाले फेडरल गवर्नमेंट को भी पत्थर नहीं रखने देते, तो हम तो सिंध वाले तो वैसे गरीब हैं, उनके आगे गरीब वो गुरबा हैं, तो हमें तो वो बिल्कुल वो पत्थर क्या ईंट भी नहीं रखने देंगे मैम। तो ये उनका है और ये विद द फेडरल गवर्नमेंट के साथ हैं, तो ये उन्हीं का आपस का मसला है कि वो फंस गया, नाअहली है, मान लिया जाता है कि भाई ये गलती होगी हमसे, हम इसको हम नहीं कर सके। सेकंड बात कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन की जो बात है सर, जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून है, सिद्दीकुल फारूक साहब बैठे हैं, हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, कि हम सब ने ये कहा हुआ है कि इतनी बड़ी जो आप एकदम से कैंपेन स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर ये मशीन्स आ जाएं, तो उसमें मिसट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है। हमारा जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारा मिसट्रस्ट है। हम समझ रहे हैं कि जब बंदे ही गायब हो जाते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही गायब हो जाते हैं, तो मशीन्स का क्या, वहाँ पे मशीन्स कहाँ जाएंगी बेचारियाँ। तो हम ये, हमारा ये अर्ज़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये अर्ज़ है कि हम ये जो आपके बाई इलेक्शंस होते हैं, या जैसे ये कैंट बोर्ड के इलेक्शंस हो रहे हैं, उस पर ट्रायल बेसिस हो, हमें पता लगे। हमें अब ये देखें, इलेक्शन डे एंड इफ़ यू आर डूइंग एनी प्रैक्टिस ऑफ दैट मशीन, वहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। कि मैं आपको दिखाऊं, देखिए मशीन सही काम कर रही है, ये NIC दिया, ये मैंने ठप्पा लगाया, ये मशीन निकल के आ गई, ये मैंने प्रेस किया बटन। इलेक्शन डे पे आप समझते हैं अगर वहाँ पे फाउल हो रहा है, जो हमारा मिसट्रस्ट का इशू है, मुस्लिम लीग नवाज़ का, पीपल्स पार्टी का, JUI का, इन सब का, कि भाई उस वक्त जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी, जो हमारी सीटें होंगी, वहाँ ये मशीन ख़राब हो जाएगी। तो हमें ये पहले से ही पता है, तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि इसका कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए, ताकि आप, गवर्नमेंट का काम ये होता है कि आप अपोजिशन को, अवाम को एतमाद दें, एतमाद में लाएं। ये नहीं कि आप जबरन वो अपना फैसला अमल करवा के दिखाएं, तो फिर जमहूरियत और आमरीत में क्या फ़र्क हुआ? ये अभी पूछ लेते हैं सिद्दीकुल फारूक साहब से। सिद्दीकुल फारूक साहब, इस फ़र्क पे अज़राए करम मत जाइएगा, सवाल मेरा कुछ और है सर। RTS टेक्नोलॉजी, उसके बाद धुंध टेक्नोलॉजी, उसके बाद अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये नई टेक्नोलॉजी, सर ये हमें कहां ले जाएगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? और वो भी फाफिन के तंबीह कर देने के बाद अब हुकूमत की स्टैंडिंग आप क्या देखते हैं? देखिए, दुनिया के मुल्कों में, बिलखुसूस यूरोपियन यूनियन के 8 मुल्कों ने इसे इस्तेमाल करके फिर छोड़ दिया। बाज़ मुल्कों की अदालतों ने इसके ख़िलाफ़ फैसले दे दिए। जहाँ 100% लिटरेसी रेट है और हमसे बहुत एडवांस हैं और जमहूरी हैं, वहाँ इलेक्शन चोरी भी नहीं होते। यहाँ 150 अरब रुपए का खर्चा पहले करें, फिर यहाँ लिटरेसी रेट आप देख लीजिए, फिर उसके बाद जैसा कि आपने बताया मशीन का क्या हाल किया उन्होंने, इसको कौन कंट्रोल करेगा? ये और इलेक्शन कमीशन जिसने कंडक्ट कराना है, उसने जितने एतराज़ात जो हैं वो 35 उठा के रखे हुए हैं और उन्होंने कल इजलास भी बुला लिया हुआ है। तो जब तक, और फिर आइन के अंदर तरमीम, जब तक आइन में तरमीम ना हो, अगर फर्ज करो कोई बहुत ही एडमेंट है कि नहीं हमने तो करना ही करना है, हमने तो ये चक्कर चलाना है। मसलन मैंने अपने इदारे में बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, वहाँ के मुलाजिमीन ने उसे नाकाम बना दिया, वो बिल्कुल चलने ही नहीं दे रहे थे। तो यहाँ अगर हुकूमत जो है वो उसकी नीयत नेक ना हो और कुछ लोगों की, तो ये कैसे चलेगा? ये जिद है, मुमकिन नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रा
जरूर अर्ज कर दूं, आपने कहा था कि ये इन्होंने सजा क्या दी है अपने वजीरों को जो अली जैदी समेत नाकाम होते हैं। तो मैं ज़रा ये आपको याद दिला दूं कि शेख रशीद रेलवे में नाकाम हुए तो उनको वजीर दाखिला बना के सजा दे दी। नवाती अपनी वजारत में नाकाम हुए, उन्हें सजा दी तो वजीर रेलवे बना दिए। फवाद चौधरी नाकाम हुए, सजा दी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ नाकाम हुए तो फिर सजा दे के फिर वापस ले आए आपके सर पे और मुसल्लत कर दिया। ये जो सरवर खान थे वो हवाबाजी में नाकाम हुए, उन्हें दूसरी वजारत दे दी। सर हवाबाजी में तो कामयाब है सर, वो हवाबाजी में तो कामयाब है। थोड़ा सा गौर की इस्तदा के साथ मैं जाता हूँ मोहतरमा के पास। मैडम बस चल चलाओ का वक्त है, यानी खुदा न खास्ता उस वाले चल चलाओ का नहीं, मतलब प्रोग्राम के चल चलाओ का। वाइंड अप की तरफ जाऊंगा, सवाल पे ज़रा थोड़ा सा फोकस की इस्तदा के साथ। मैडम ये दूसरा महाज है, नित नए कट्टे खोलने में तो आपकी हुकूमत का भी जवाब नहीं। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथॉरिटी बिल के नाम पर आपने एक जो है वो साफ़ियों से, साफ़ी बरादरी से मुखासमत मोल ली। जाहिर है कि वो ऊँट किसी करवट बैठ ही नहीं पा रहा और बैठेगा भी कैसे। दूसरा, अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला भी जो है गले पड़ गया है। फाफन की इस एक इंतबाह को, चलो इलेक्शन कमीशन आपके नज़दीक क्या बेचता है, वो तो उससे जो काम लिया जाना था, फैसल वाडा को सेनेटर बनवाना था, बहुत सारे और मामला थे, अपना फॉरेन फंडिंग का केस था, अब वो सब तो खिदमतें ले ली गई, अब उसको भी आंखें दिखाई जा रही हैं। तो फाफन को किस तरह से आप जो है वो चैलेंज करेंगी या उसको मुतमईन करेंगी? ये वो काम है नूरुल आरिफीन जो इनको अपने ज़माने में बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अमीर अब्बास के प्रोग्राम में आपने इत्तेज़ाज़ आसन को तो सुन ही लिया होगा। वो कहते हैं कि एक ही वजह है इनकी मुखालफत की इलेक्ट्रॉनिक मशीन की, वो ये है कि इनका हर हलके में 20 से 30% जो है वो जाली वोट है। वो 2 दफ़ा जो वोट डलवा के ये हुकूमतों में आए हुए हैं, वो इनका चलना नहीं, इसलिए ये अब घबरा रहे हैं। अब हमने इनको कितनी दफा दावत दी है, आए हमारे साथ बैठे, आए हमारे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बैठे, आए हमारे साथ इंटरव्यू मैंने नहीं देखा, मैं आपके मुंह से सुन रहा हूं, ये आने को तैयार ही नहीं है। एक मिनट, आप तो अचानक जो ये तेजगाम की तरह चलने लगती है, थोड़ा सा सुनिए मेरी बात। ये एतजाज अहसन ने अमीर अब्बास के प्रोग्राम में ये पीटीआई के फेवर में ये जो बात की है, इसको जरा मुझे समझाएंगी? हर हल्के में 20 से 30% जाली वोट है नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, ऐसे ही है या उन्होंने सिर्फ नून लीग की गर्दन मारी है? उन्होंने ये नून लीग के मुतालिक बात की है। नून लीग, एक सेकंड रुक जाइए, ये बात कंट्रोवर्शियल नहीं है मैडम, एक मिनट रुकिए ना, अरे रुकिए ना मैडम, कि हमारी मैडम मेरी बात तो सुनिए, मैडम बात तो सुन लें। एतजाज अहसन ने आधा सच बोला और आप उसको लेकर के निकल पड़ी, कौवा कान ले गया, कान पे हाथ तो लगाएं। एतजाज अहसन से किसी अकल के अंधे को ये नहीं पूछना था कि भाई जिस जमात में तुम हो पहले उसके बारे में सच तो बोलो। एतजाज अहसन ने आधा सच बोला और चूंकि आपके काम का था इसलिए आप लेकर के निकल पड़ी। पीटीआई के सारी वोट, पीटीआई के सारे वोट जेन्युइन है। मैडम एक मिनट रुकिए, मैडम एक मिनट रुकिए, मैडम रुकिए, पीटीआई के सारे वोट जेन्युइन है, लेकिन वो इसके फेवर में है। मैडम पीटीआई के सारे वोट जेन्युइन है, हाँ या ना? देखें बिल्कुल हमारे तो जेन्युइन है। रुक जाइए, नहीं है, मैं बताता हूं, रुक जाइए, और ये नहीं है, तस्दीक नहीं है, 2 लाख दफा मैं ऑन बता चुका हूं, एक और मर्तबा सुन लीजिए। मेरे हलके से एक ऐसा आदमी एमएनए बनाया है, उसको उसके बच्चों ने उठाया, पापा उठो, जब वो सोया था तो कुछ और था, जब वो उठा तो एमएनए था, उसको पता ही नहीं था कि बारात कहां जा रही है। जब मैं उसकी गिनती के वक्त वहां खड़ा हुआ तो था, उसके बाद सुन लीजिए, उसको गैर जमहूरी तरीके से मुसल्लत किया गया उस एक हल्के में जहां कोई गैर महाजिर वहां पे एमएनए नहीं बन सकता। मार्क माय वर्ड, नेशनल मीडिया पे कह रहा हूं, नेशनल मीडिया पे कह रहा हूं, आपके वोट भी जेन्युइन नहीं है। आप अपने इदारों पे खुद अब उंगलियां उठा रहे हैं। हम जब कोई बात करते हैं तो फिर आप हमें कहते हैं कि जी आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब आप भी तो यही काम कर रहे हैं ना, जहां अपनी मर्जी का कैंडिडेट नहीं आता, चाहे वो नून लीग मेरी मर्जी का कैंडिडेट क्या होता है जी, मैं तो वोट ही नहीं डालता। कमीशन जो है उसमें तमाम बुराइयां नजर आ जाती हैं। अगर हम कोई बात करते हैं तो कहते हैं आप अपने इदारों को बदनाम कर रहे हैं। भाई कहीं तो आप ठहर जाएं। ये इलेक्शन कमीशन ने कराए थे 2018 में इंतखाब, तो वही इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नया पंगा मत लें। क्यों नहीं मानते आप लोग?
इसी दावत फिक्र के साथ यहाँ प्रोग्राम को वाइंड अप करने का वक्त आ गया। सिद्दीकुल फारूक साहब, अरमा उज़्मा कारदार साहिबा और सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, तीनों मुअज़्ज़िज़ीन का एक मरतबा फिर मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद प्रोग्राम में शिरकत का रिस्क उठाया। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते फुर्सत मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।